मैं स्वागत करता हूं आपका दोबारा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और ये चैप्टर 1 जो मैं चला रहा था अभी ज्योग्राफी का, ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का मैं सीरीज कवर कर रहा हूं। यहाँ पर जितने भी ज्योग्राफी मतलब क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12 तक होंगे, ज्योग्राफी हैं, हिस्ट्री हैं, सिविक्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, उन सबको यहाँ पर कवर किया जाएगा। और ये चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। इस चैप्टर 1 का पार्ट 3 है आज, है ना गाइज। ये पार्ट 3 है जो आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और हमने यहाँ पर चला था लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, ठीक है गाइज। तो आज इसको हम करने जा रहे हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो इसको अच्छे से कवर करेंगे और कोशिश रहेगा गाइज कि आज मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूं, और नहीं भी हो पाया तो अगला एक पार्ट बना के मैं इसे एंड कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अब देखिए भारत में लैंड का इस्तेमाल किस प्रकार से किया था, उसका क्या पैटर्न है, इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए देखिए, द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability and culture and tradition etc. यहाँ पर कह रहा है गाइस कि हम लोग लैंड को ना कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल फैक्टर से भी इस्तेमाल करते हैं, इसको टेक्नोलॉजिकली भी इस्तेमाल करते हैं, कल्चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलेशन इस पर रहती है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पर लैंड को हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रकार का ओवरव्यू दे रहा है गाइस, ठीक है। आइए नीचे देखते हैं। यहाँ पर एक आपको रिपोर्ट दिया है कि लैंड का इस्तेमाल हम किस प्रकार करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक आपको एनसीईआरटी एक डेटा की तरह दे रहा है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है एनसीईआरटी कि 1960-61 में हम लैंड को किस प्रकार से इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो फॉरेस्ट एरिया कितना था, 18.11%, यानी कि 18.11% था। लेकिन आप 2019-20 में इसको देखिएगा तो ये बढ़कर कितना हो गया, 23.41% हो गया है। इसी तरह आप बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड देखोगे तो ये लगभग कितना था, 12.01%, और अभी कितना बचा है, 5.40%। तो ये एक जनरल डेटा है, आप इसको देख लेना। और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन तो बनते नहीं है, बट अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो सीबीएसई बोर्ड का, तो वहाँ से ये क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ आप इसको देख लेना, मैं इसको आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, स्टैटिकल ऑफिस से फार्मर वेलफेयर, इन सब का डेटा वहाँ पर कवर किया गया। आइए अब देखते हैं, इसको देखिए। यहाँ पर कह रहा है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा है कि भारत का अगर एरिया देखिएगा ना पूरे वर्ल्ड में, पृथ्वी पर जितना भी एरिया है भारत का, वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डेटा देखिएगा तो हाउएवर इज available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. यानी कि कह रहा है कि हम लोग अगर इंडिया को लैंड यूज़ को देखते हैं तो केवल हम 93% को ही कवर करते हैं। उसका एक मेन रीज़न क्या है गाइस, कि बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं जो क्या है वो इंडिया में नहीं है अभी। जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आता है किसमें, एलएसी में आता है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के अंडर में है, एक एलओसी में आता है लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पीओके में आता है। कुछ असम का एरिया है जो कि भारत में यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है, वो बॉर्डरलैंड एरिया में आ जाता है जो कुछ जनजातियों का है। तो कह रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसे एरिया हैं जिसको हम यहाँ पर कवर नहीं करते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो टोटल कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आइए, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड. How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land, and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivations or such land is very high. Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are introduced in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो पास्चर लैंड है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है गाइस, कि हम कृषि को यानी कि खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि जो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं उसको क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। आज हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो भी ऐसा लैंड होता था जो कि चारा करने के लिए, गाय को, बकरियों को चराने के लिए होता था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी परसेंटेज धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और लगभग देखा जाए तो भारत क्या है ना, 54% एरिया पर भारत अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटी देख करता है। ये भारत का एक रिपोर्ट बता रहा है, यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे करता है वो यहाँ पर बता रहा है। अब ये आगे देखते हैं।
The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार। कह रहा है कि अगर भारत के कुछ एरिया को देखिएगा तो लैंड यूज पैटर्न का सिस्टम अलग अलग है। जैसे अगर आप हरियाणा, पंजाब इन सब एरिया को देखिएगा तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अबाउट 80% एरिया पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहाँ पर देखा जाता है। बट आप कुछ एरिया में देखिएगा जैसे ईस्टर्न में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है हमारा, मणिपुर, इन सब में क्या होता है ना कि 10% से कम भी हम एग्रीकल्चर के लिए लैंड का इस्तेमाल करते हैं। आइए गाइस हम देखते हैं, एक मिनट आइए तो हम लोग आगे देखते हैं। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर दैन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। हमने एक डिसाइड किया था कि हम लगभग 33% अपना जितना भी एरिया है ना भारत का वो फॉरेस्ट एरिया में रखेंगे। मान लीजिए कि भारत का 100 एकड़ का ज़मीन है, मान लीजिए एग्जांपल, तो हम 33 एकड़ में क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरेस्ट को रखेंगे, जंगल को रखेंगे। ये हमने डिज़ायर किया था, इच्छा किया था, बट ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एज इट वॉज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। और ये हमने कब अचीव करने के लिए कहा था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो हुआ था ना 1952 में, वहाँ पर हमने कहा था कि इसको हम अचीव करेंगे, बट हम अचीव नहीं कर पाए। इट वर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ द पीपल who live on the earth. Fringes of this forest depends upon it. A part of land is termed as wasteland and land put to other नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। यानी कि कह रहा है कि हम लोग वैसे लैंड पर जहाँ पर एग्रीकल्चर यूज़ नहीं करते वहाँ पर फॉरेस्ट को उगाएंगे। और लेकिन अभी देखा जाए ना गाइस, तो अभी क्या है ना कि जो ऐसे एरिया है नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड है वहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि अब लैंड का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए हो रहा है, तो हम फॉरेस्ट को वहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रहे गाइस। इसीलिए फॉरेस्ट का जो एरिया है ना धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। हम 33% का टारगेट रखे हैं, बट अभी वर्तमान में लेटेस्ट देखिएगा तो कितना है, 25% के आसपास यहाँ पर देखा गया। ठीक है। वेस्टलैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड put to other non-agricultural uses includes settlements, road, railways, industry, etc. अब कुछ वेस्टलैंड ऐसे हैं जहाँ पर पठार हैं, चट्टान हैं, और जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर भी हम क्या करें, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड, जैसे हम सेटलमेंट कर रहे हैं, लोग वहाँ रहने लगे हैं, रोड्स बना दिए हम लोगों ने, रेलवेज़ बना दिया, इंडस्ट्री बना दिया। तो कहीं ना कहीं हम क्या करें, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है गाइस, तो हम अपने यूज़ को बढ़ा रहे हैं, रोड बढ़ रही हैं, सड़कें बढ़ रही हैं, वहाँ पर से हम पेड़ को क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, पेड़ को कटाई कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it. It has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussion on society and the environment। कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम अपने स्थिति को ख़राब करते चले जा रहे हैं। कैसे, हम डेंजर स्थिति में होते जा रहे हैं। हम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, और उस एरिया को क्या कर रहे हैं, अपने यूज़ के लिए ला रहे हैं, डिग्रेडेट कर रहे हैं, मतलब उस लैंड को ख़त्म करते जा रहे हैं, और फॉरेस्ट को हटा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि लैंड डिग्रेडेशन का संकेत है, और इससे क्या होगा, आने वाले समय में हमें एक सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। आइए कि यहाँ पर टॉपिक दिया है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि लैंड का कटाव कैसे होता है, ज़मीन का मिसयूज़ कैसे होता है, और उसका कंजर्व कैसे किया जाए, इसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces and caused damage लैंड। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए आज के ज़माने में क्या है ना कि हम अपने आवश्यकताओं को, नीड को पूरा करने के लिए किस पर डिपेंड है, लैंड पर डिपेंड है। लगभग देखा जाता है हमारा जितनी भी ज़रूरतें हैं ना, जो भी बेसिक चीज़ है वो सब लैंड से पूरा होता है। कैसे, हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, हम ऐसे पेड़ों को उगा रहे हैं जिस पेड़ से हमें बेनिफिट होनी चाहिए, हमें क्लॉथ, कपड़ों के लिए और शेल्टर के लिए, रहने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए क्या है, लैंड पर ही डिपेंड है। तो इससे कहीं ना कहीं ये लैंड डिग्रेडेशन का एक संकेत, हम क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, लैंड को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, उसके स्थिति को हम धीरे धीरे ख़राब कर रहे हैं। अब कह रहा है सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग
टू हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। हम कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जैसे ग्रेजिंग करना, पशुओं को ज़्यादा चराना, ओवर ग्रेजिंग करना, डिफॉरेस्टेशन करना, माइनिंग करना, खनन करना। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है गाइस, हम कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करते जा रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा करते जा रहे हैं। Mining sites are abandoned after a excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Odisha. Deforestation due to mining have caused severe land degradation। कह रहा है गाइज यहाँ पर कि हम अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग तरीके से देखते हैं कि कहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी आपको एक एग्जांपल दे रहा है गाइज, जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है। जो कि क्या है, डिफॉरेस्टेशन के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है, माइनिंग है। यानी कि हमें पेड़ों को काट रहे हैं क्योंकि माइन करना है, वहाँ पर हमें मिनरल्स ज़्यादा मिलता है, तो माइनिंग करने के लिए हम पेड़ों का कटाव कर रहे हैं और इससे लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलते हैं। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि हमने एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, राजस्थान का, यहाँ पर क्या है, हम ओवर ग्रेजिंग कराते हैं, मतलब पशुओं को ज़्यादा चराते हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेड हो रहा है, मतलब लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड का मिसयूज हो रहा है, ठीक है, खत्म हो रहा है, कटाव हो रहा है। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन का। तो आप यहाँ पर देखिए पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, तो यहाँ क्या है, ओवर इरिगेशन है, यानी कि सिंचाई हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेड हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल, और बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होता है, पानी रिसता है, जिससे क्या होता है ना कि मिनरल्स के साथ जो भी केमिकल आप यूज करते हो फर्टिलाइजर के लिए, वो पानी के जरिए नीचे चला जाता है ज़मीन के नीचे और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। कह रहा है कि हम जो इंडस्ट्रीज़ देखते हैं ना, सीमेंट इंडस्ट्री देख लो, कैल्साइट देख लो, सोपस्टोन देख लो, ऐसे इंडस्ट्री, यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत छोटे छोटे डस्ट निकलते हैं। जैसे यहाँ पर से रिलीज़ होते हैं PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर PM 10। ऐसे पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, यहाँ से जनरेट होते हैं, जिससे क्या होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा इससे बीमारियाँ हो सकती हैं। एयर में ये घूमते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमारे लंग्स में, नाक के जरिए चले जाते हैं, जिससे बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में एक पॉल्यूशन का काम करता है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। कह रहा है कि रिसेंट तरीके से अगर आप वर्तमान में देखिएगा तो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, जो कि क्या करता है, वाटर को, सॉइल को पॉल्यूशन करने में, एयर को पॉल्यूशन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये रिसेंट घटना अगर देखिएगा तो नॉर्मली तरीके से, क्योंकि आजकल क्या है ना कि हम बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, बहुत मतलब तेज़ी से मतलब इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, हम डेवलपमेंट पर जोर दे रहे हैं, ग्रोथ पर जोर दे रहे हैं, जिससे क्या है, ये ऐसी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जैसे अगर हम लैंड डिग्रेडेशन समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो बहुत से चीज़ों को अपना सकते हैं। तो यहाँ पर पहला दे रहा है, एफॉरेस्ट्रेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंड प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट्रेशन करेंगे, पौधे को लगाएंगे और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करेंगे। ओवर ग्रेजिंग को ऐसे करेंगे ताकि उतना ही यूज़ हो सके जितना दोबारा प्लांट वहाँ पर पौधे उग सके, ठीक है। प्लांटेशन करेंगे, शेल्टर बेड बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये खेत इधर साइड साइड में क्या करेंगे, बड़े बड़े पौधों को लगा देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि हवाएं चलती हैं तो सॉइल उड़कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन एंड सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। तो यही चीज़ कह रहा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेल्टर बनाएंगे, कुछ ऐसे पौधे को लगाएंगे जो ऐसे एरिया है जहाँ पर पानी कम होती है, एरिड एरिया है जहाँ पर मरुस्थलीकरण है, तो वहाँ पर हमें थॉर्नी प्लांट लगाएंगे, बुशेस को लगाएंगे, झाड़ियाँ लगाएंगे। इससे क्या होगा, वहाँ पर भी लैंड डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स
and wastage after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। अब कह रहा है कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, वेस्ट लैंड को कैसे कंट्रोल करना है, माइनिंग एक्टिविटीज़ पर रोक लगाएंगे, ज़्यादा माइनिंग नहीं करेंगे, आप अच्छे से वहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, सरकार वहाँ पर ट्रीट करेंगे, जो भी वेस्ट लैंड है उसको सरकार ट्रीट करने पर फोकस करेगा, उस लैंड को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, तो जिससे क्या है कि हम उसको लैंड डिग्रेडेशन की समस्याओं को रोक सकते हैं। आइए गाइज नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है सॉयल एज रिसोर्सेज, और ये एक लंबा टॉपिक जाएगा गाइज सॉयल के बारे में। यहाँ पर हम सभी मिट्टी को पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे एलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल, लेटराइट सॉयल, मॉन्टेनियस सॉयल, यहीं पर हम इसको कवर करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है या टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ठीक है गाइस, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 4 में, और छोटा छोटा वीडियो आएगा, आप भी इसको आराम से देख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अगर घर में हो, काम कर रहे हो, तो आप वीडियो चलाकर छोड़ दो, इसको सुन लो, बस आप आराम से कवर कर सकते हो। किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से कवर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।